हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज फिजिक्स। इसमें डिस्कस करेंगे एम कैप 6 पार्ट 3। और इस एम कैप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। और इसके पहले वाले पार्ट देखने के लिए पहले वाले वीडियोस देखने होंगे तो स्कूल स्ट्रीम डाउट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ए बॉडी ऑफ वेट 2 kg। अब यहाँ पे वेट लिख रखा है बॉडी का, मास नॉर्मली मास लिखा होता है। मास और वेट में क्या फ़र्क होता है? मास होता है mg, मास होता है m से, और वेट को बोलते हैं अपन mg से ड्रॉ करते हैं वेट को। ये होता है वेट और ये होता है मास, दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये दे रखा है कि ए बॉडी ऑफ वेट 2 kg सस्पेंडेड एज शो इन द फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। कि कोई बॉडी है सिस्टम, उसमें एक 2 kg की बॉडी को इस तरह से लटका रखा है। अब T1 में अपने को वो पूछ रहा है कि कितना टेंशन होगा, T1 की वैल्यू निकालनी अपने को। अब इसमें क्या कर, इसकी एफबीडी बना सकते हैं अपन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसको T2 मान लेते हैं अपन, ये वाला फोर्स T2। अब इसमें T2 के दो वेक्टर होंगे, यहाँ पे दो वेक्टर होंगे T2 के। पहला वाला एक तो हॉरिजॉन्टली होगा, ये कुछ इस तरह से, और एक वर्टिकली होगा। अब ये जब ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। जेड में बन रहा है ना, एक अंतर्कोण हो गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, T2 cos 30। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, T2 sin 30। तो इस तरह से इस पर चारों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो। कि आप ये पॉइंट क्या बताया जा रहा है, ये पॉइंट क्या होगा, स्थिर होगा, यानी कि रेस्ट में, यानी कि इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इस पर नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, T2 sin 30, T2 sin 30 इक्वल टू 2 kg बाई वेट। ये दे रखा है 2 kg। अब यहाँ पे इसने वेट ही दे दिया, मास नहीं दिया। मास दिया होता तो अपन mg लेते, अब यहाँ पे kg वेट ही दे दिया। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/sin 30 इक्वल टू sin 30 की वैल्यू 1/2, तो यानी कि 2 × 1/2, तो ये कितना आ गया 4 kg वेट। ये आ गई अपने पास में T2 की वैल्यू। अब देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। तो डायरेक्शन में अपन कर रहे हैं नेट फोर्स जीरो। तो कितना लग रहा है, एक तो लग रहा है T2 cos 30, वो किसके इक्वल आ रहा है, T1 के इक्वल आ रहा है। और अपने को T1 की वैल्यू पूछ रखी है और T2 की वैल्यू अपने निकाल चुके यहाँ से, यानी कि 4 cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू आ रहा है T1। तो यानी कि क्या आ गया 2√3 इक्वल टू T1। अब अपने पास में T1 की वैल्यू क्या आ गई 2√3, यानी कि अपना थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कि न्यूटन का तीसरा नियम इनमें से किसके नियम को संरक्षित करता है। तो किसके नियम को करता है, देखते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे मान लो कि दो पार्टिकल, इसका मास मान रहा है अपन m1, इसका मास मान रहे हैं अपन m1 और इसका मास मान रहे हैं अपन m2। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इनकी टक्कर हो रही है आपस में। तो ये करेंगे एक्शन, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी कि मान लो कि ये इस पे क्या कर रहा है, F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये इस पे क्या करेगा, F2 फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स हो गए, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, ये मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू -F2, और यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब ये इससे क्या मतलब है, फोर्स कांस्टेंट हुआ, इससे क्या मतलब आया अपने पास में, इससे ये आया कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। जब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऐसे कर सकते हैं अपन dp1/dt इक्वल टू dp2/dt। तो dt से dt, क्योंकि सेम टाइम के लिए हो रहा है होगी इनमें, क्योंकि सेम टाइम के लिए कोलिजन हुआ होगा। तो यानी कि dp1 इक्वल टू dp2, यानी कि आगे पे क्या आ रहा है अपने पास में, मोमेंटम कंजर्वेट हो रहा है यहाँ पे। तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस।
कि कोई ब्लॉक है जिसका मास यानी कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया गया है, वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज सतह पे रखा हुआ है। द रिएक्शन फोर्स टू द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, अब ब्लॉक पे कितना प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई इस तरह से ब्लॉक मान लेते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास 1 kg का ब्लॉक है अपने पास में, 1 किलोग्राम। ये क्या होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब क्या हो रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे। एक तो नीचे की ओर लग रहा हो कौन सा mg फोर्स, और mg फोर्स इसके सरफेस से एक रिएक्शन मिल रहा होगा इसको कितना n। एक्शन और रिएक्शन फोर्स अपोजिट बॉडीज पे वर्क करते हैं। यहाँ पे जो ब्लॉक पे लग रहा है और सरफेस पे लग रहा है दोनों, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो अब ये mg फोर्स लग रहा है, इसी की वजह से तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को n, द 10 न्यूटन नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द सरफेस। अब नॉर्मल फोर्स सरफेस पे थोड़ी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स तो ब्लॉक पे लग रहा है। द 10 न्यूटन रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द ब्लॉक ऑन द सरफेस। एक्चुअली में लगा कौन रहा है ये फोर्स, सरफेस लगा रही है ये वाला फोर्स, तो इस तरह से फोर्स लगा कौन रहा है इस पे, अर्थ ही तो लगा रही है, तो ये गलत हो कह रहा है द वेट ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी का भार हो गया ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। mg की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 10, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किस पे, अर्थ पे लगा रहा है ये ब्लॉक। सही है ये वाला, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। ए मैन ऑफ मास 70 kg, कोई व्यक्ति जिसका मास 70 किलोग्राम है, स्टैंड ऑन ए वैगिंग स्केल इन ए लिफ्ट, की लिफ्ट में कोई वजन तोड़ने वाली मशीन वैगिंग स्केल पे वो खड़ा हुआ है। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, और लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड किस स्पीड से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। द रीडिंग ऑन द वैगिंग स्केल, तो वैगिंग स्केल उसका कितना रीडिंग लेगी, यानी कि उसका वजन कितना बताएगी वो अपने को बताना है। तो समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ये मान लो कोई लिफ्ट है, अब लिफ्ट में इस तरह से रखा हुआ है कोई, यहाँ पे मान रहे हैं वो वैगिंग मशीन रखी हुई है इस तरह से ये वाली। अब इस पे खड़ा हुआ है कोई आदमी इस तरह से। अभी एक्चुअली में ये वैगिंग मशीन काम क्या करती है, ये फोर्स यानी कि ये वेट बताती है कि आदमी का वजन कितना है, लेकिन ये एक्चुअली में बताती क्या है, ये बताती है इस पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताती है ये मशीन, इस पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू ये बताती है। वही एक्चुअली में क्या होता है कि ये वैगिंग मशीन, इस पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये इस पे mg फोर्स नीचे की ओर लगा रहा होगा, तो ये मशीन इस पे रिएक्शन मिल रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की ओर मिल रहा होगा, तो ये मशीन होती है वो n की वैल्यू बताती है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताती है यहाँ पे। अब यहाँ पे व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा हुआ है और लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है किस एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब पूछ रहा है कि उसका वजन कितना बताएगी मशीन, तो क्या कर सकते हैं, इस पे एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा कौन सा, mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, लेकिन इस पे क्या हुआ है कि ये क्या हो गया नॉन एक्सेलरेटेड हो गया, अपने को इसको नॉन एक्सेलरेटेड करना होगा, यानी कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है, यानी कि जितनी एक्सेलरेशन नीचे लग रही है उतनी एक्सेलरेशन अपने को ऊपर लेनी होगी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं अपन, सूडो फोर्स वर्क कर रहा होगा इस पे कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, वो किसके ऊपर की ओर डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कितना, mg इक्वल क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, उसको अपन f डैश मान रहे हैं, यही तो लग रहा होगा। एक तो n ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा और एक सूडो फोर्स लग रहा होगा 2, इसको अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र में चेंज करेंगे तो इस पर सूडो फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है अपने को, m की वैल्यू कितनी है व्यक्ति की 70, g की वैल्यू इंटू में 10 माइनस में f डैश। अब f डैश क्या हो गया, m इंटू a, यही हो गया, तो यानी कि ये कितना होगा 70 और f डैश m की वैल्यू कितनी 70 और a कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5, तो यानी कि कितना आ गया 350 माइनस 350। अब यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया अपने पास में 350, ये आई अपने पास में इसकी वैल्यू, यानी कि n क्या आएगा 350, यानी कि यहाँ से व्यक्ति का वेट आ रहा है, वेट क्या आ गया अपने पास में 350, और वेट क्या होता है mg लिखते हैं अपन वेट को, तो यानी कि m इक्वल टू क्या आ गया 350 अपॉन g की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10,
तो यानी कि कितना आ गया 35 kg। तो अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 40 kg। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स t इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4। यानी कि कोई डायग्राम दिया गया है अपने को, उसमें किसी स्थिति समय ग्राफ बताया कोई पार्टिकल का जिसकी मास दे रखा अपने पास में 40 किलोग्राम। अब इसमें फोर्स पूछ रहा है किसमें, यानी कि t ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4, यानी कि इस टाइम से और इस टाइम के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा वो पूछ रहा है अपने से, और xt ग्राफ दे रखा है। तो फोर्स क्या होता है F इक्वल टू एम ए, यानी कि अपने पास m पता है, a पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और a क्या होता है dv बाई dt, यानी कि अपने को वेलोसिटी पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है dx बाई dt। xt ग्राफ से वेलोसिटी किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं अपन, dx बाई dt, यानी कि xt ग्राफ का जो tan थीटा होता है वो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि 0 से 4 सेकंड तक इसका जो tan थीटा आ रहा है अपना v इक्वल टू tan थीटा, ये क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट आ रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 3 और ये कितना बेस, यानी कि कितना आ रहा है 3/4 मीटर पर सेकेंड। कॉन्स्टेंट होगी ये वेलोसिटी अपनी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ पे फोर्स लगने वाला फोर्स भी क्या हो गया 0। तो अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ए मंकी ऑफ मास 20 kg क्लाइम्स ऑन ए रोप विच कैन स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 300 न्यूटन। कि 20 किलोग्राम का बंदर एक रस्सी पे, लटकी हुई रस्सी पे ऊपर की ओर चढ़ रहा है जिसमें वो मैक्सिमम टेंशन 300 न्यूटन तक सहन कर सकती है, यानी कि वो रस्सी इससे ज़्यादा फोर्स लगाने पे टूट जाएगी, इससे ज़्यादा का फोर्स वो सहन नहीं कर सकती। इन विच द फॉलोइंग केस विल बी रोप ब्रेक। अब किस केस में वो रस्सी टूट सकती है, द मंकी, मंकी के चढ़ने पर। तो ये मान रहे कोई रस्सी हो गई अपने पास में, इस तरह से रस्सी को लटका रखा है। अब कोई बंदर मान लिया ये 20 किलोग्राम का बंदर, भी काफ़ी बढ़िया लिया है 20 किलोग्राम का, तो यानी कि उस पर mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, यानी कि 200 न्यूटन उसका फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब रस्सी कब टूट सकती है, अब देखो इस पे ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा होगा, इस मंकी पे अपन FBD बनाए तो ऊपर की ओर लग रहा होगा, इस पे टेंशन फोर्स, नीचे की ओर लग रहा है इस पे mg फोर्स। तो क्या हो गया, और नेट ये विस्थापित किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड चढ़ रहा है। तो T माइनस mg इक्वल टू m, यही तो होता है नेट फोर्स m के इक्वल होता है। तो T की वैल्यू कितनी ले सकते हैं अपन मैक्सिमम 300, और m की वैल्यू कितनी है अपने पास, mg की वैल्यू 200 और m की वैल्यू 20 इंटू a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 100/20 इक्वल टू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वो इस एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर चढ़ सकता है। यानी कि वो 4 से चढ़ेगा तो भी नहीं टूटेगी, 5 से चढ़ेगा तो भी नहीं टूटेगी, लेकिन 5.1 करते ही वो टूट जाएगी, या 5.0011 ऐसे कुछ करते ही वो, यानी कि 5 से जस्ट ऊपर जाते ही वो रस्सी टूट जाएगी। तो अपने पास में क्या हो गया, यानी कि 5 मैक्सिमम आ गई उसकी एक्सेलरेशन, यानी कि या तो वो 5 से कम या 5 हो उसकी एक्सेलरेशन, तभी वो चढ़ सकता है ऊपर बिना रस्सी को तोड़े हुए। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा हो गया, द क्लाइंब अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया क्योंकि उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बता रहा है, तो 6 पे ठीक हो गया। और यहाँ पे क्लाइंब अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पे टूटेगा ही नहीं 5 मीटर। हाँ, यदि अपन इसमें मोर करेक्ट देखना होता तो अपना ये ठीक था, यदि नॉर्मल यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी देता तो भी अपन करेक्ट कर सकते थे इसको। हर चीज़ आइडियल थोड़ी होती है, लेकिन अपन कर सकते थे। अपने को तो 4 ऑप्शन में से मोर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो अपना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आसानी से सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इज, न्यूटन का सेकेंड नियम। सबसे पहले देखिए न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है कि लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि लगाया गया बाह्य बल, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है, ये होता है। अब यहाँ पे अपन 2 चीज़ें कर सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं अपन, mv लिख सकते हैं,
तो यानी कि एफ और डी एम वी अपॉन डी टी, ये न्यूटन का सेकंड लॉ के लिए करेक्ट इक्वेशन होगी अपनी, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन की अगर एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि यहाँ पे एम ए कब हो सकता था, यानी कि एफ इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और यहाँ पे एम को अपन कॉन्स्टेंट ले लेते, यानी कि यहाँ पे डी का मतलब एम वी कर सकते हैं अपन कॉन्स्टेंट में, यानी कि एम भी चेंज हो सकता है और वी भी चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया। ऐसा नहीं, अब इसमें क्या हो रहा है, केवल v चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी केवल v चेंज हो रहा है, इसमें भी v चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन को एक को dv बाई dt लिख दिया, फिर यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे m को कांस्टेंट माना है इसने हमेशा ही, जबकि m हमेशा कांस्टेंट थोड़ी रह सकता है, m भी चेंज हो सकता है। ये इक्वेशन ऐसे ही बन सकती है एफ वी डी एम बाई डी टी, तब भी करेक्ट है ये इक्वेशन। तो अपना थर्ड ऑप्शन इससे ज़्यादा करेक्ट होता है।